नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक उत्सव के रूप में यादगार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें आज़ादी के उन वीर सिपाहियों की सुनी अनसुनी कहानियों को पुनः याद करना चाहिए, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ऐसे ही वीर सेनानी की कहानी लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं। उस वीर सेनानी का नाम है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव संस्कृत और व्याकरण के विद्वान थे। वे रत्नागिरी की मराठी शाला के प्रधानाचार्य थे। तिलक बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। स्वाभिमान की भावना तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ये सब गुण उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले थे। तिलक के मन में बचपन से ही भारत की गुलामी और अंग्रेजों के अत्याचार की बात खटकती रहती थी। वे सोचा करते थे कि आखिर भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों है, अंग्रेज हम पर अत्याचार क्यों करते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद तिलक अक्सर अपने साथियों को इकट्ठा करके कुछ न कुछ बातें किया करते थे। उनकी बातों में अंग्रेजों से संबंधित बातें ही ज़्यादा होती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी होते ही तिलक ने अपने साथियों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहना शुरू कर दिया, साथियों, क्या आप जानते हो कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है? एक बच्चे ने पूछा, ये गुलाम क्या होता है? आखिर हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम क्यों है? तिलक ने साथियों को समझाते हुए कहा, मेरे पिताजी बता रहे थे कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज दूसरे देश के हैं, फिर भी वे हम पर राज करते हैं। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया है। बालक तिलक की बातें सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर देखना, मैं अंग्रेज़ों की सारी बंदूकें छीन लूँगा और उन्हें मार मार कर देश से बाहर निकाल दूँगा। सभी बच्चों ने अंग्रेज़ों को भगाने में तिलक का साथ देने का वादा किया। उसके बाद सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। उन्हीं दिनों तिलक के पिता का स्थानांतरण पुणे हो गया। जब उन्होंने तिलक को बताया कि अब उन्हें भी पुणे में ही रहना होगा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पुणे आकर तिलक उदास रहने लगे। उन्हें अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी। उन्हें लग रहा था कि अब दोस्तों की सहायता से अंग्रेज़ों को भगाने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों में ही पुणे में तिलक के कई अच्छे दोस्त बन गए। अब उनका मन पढ़ाई में भी खूब लगने लगा। 10 वर्ष की आयु में देशभक्ति का बीज तिलक की अंतः चेतना में पल्लवित हो उठा। पुणे में भी अपने साथियों के साथ वह देश की स्थिति पर ही चर्चा करते रहते। कक्षा में पढ़ाते समय जब अध्यापक देश के बदलते हालात पर टिप्पणी करते तो तिलक का अंग अंग अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए फड़फड़ाने लगता। उसी दौरान तिलक के पिता बीमार रहने लगे, इसलिए उन्होंने तिलक का विवाह कर दिया। तिलक को पिता की बात माननी पड़ी। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक भोली भाली कन्या तापी के साथ कर दिया गया। तिलक का जीवन अपनी तरह का था। देखने में वे दूसरे लड़कों की तरह अल्हड़ और मस्त स्वभाव के थे, परंतु उनके मन में सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति चिंता के भाव अक्सर देखे जा सकते थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें देश की सामाजिक दशा का भान हो गया। शिक्षा का अभाव, सामाजिक कुरीतियां और उनसे उत्पन्न गरीबी तथा साधनहीनता तत्कालीन समाज की गंभीर समस्याएं थीं। इस सब से बढ़कर एक समस्या थी देश पर अंग्रेजों का शासन। सामाजिक कार्यों के प्रति तिलक के मन में इतनी निष्ठा थी कि उनके लिए वे कक्षाएं तक छोड़ देते थे। समकालीन विद्वानों और विचारकों के विचार सुनने के लिए वे अपना सब काम छोड़कर चले जाते।
वक्ता का भाषण सुनने के बाद वे उससे भेंट करके उसका परिचय प्राप्त कर लिया करते थे। सन 1872 में तिलक ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध डेक्कन कॉलेज में दाखिला ले लिया। पुणे का यह कॉलेज उन दिनों विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तिलक अपने निश्चय में दृढ़ और विचारों के प्रति इतने समर्पित थे कि वे अपने कार्यों या विचारों पर किसी की टिप्पणी की परवाह नहीं करते थे। डेक्कन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तिलक ने इसी कॉलेज से LLB के पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया। जब आगरकर और तिलक LLB की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तभी वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश को शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाए बिना न तो देश की आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है और न ही उसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त किया जा सकता है। अब तिलक को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य मिल चुका था। 1 जनवरी 1880 को बाल गंगाधर तिलक, आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। सभी के सामूहिक प्रयास से धीरे धीरे स्कूल अच्छा चलने लगा। तिलक ने व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर सभा और गोष्ठियां करके इस विचार का प्रचार किया कि शिक्षा की कमी के कारण ही भारतीय समाज इस दुर्दशा से ग्रस्त है। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को यह भी बताया कि अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यानी प्रत्येक स्तर पर शोषण कर रहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने और अपनी आज़ादी को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारा शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। न्यू इंग्लिश स्कूल की शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी थी कि उसमें दाखिला लेने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसमें पढ़ने वाले बच्चों में आ रहे परिवर्तन को देखकर उनके अभिभावक बहुत प्रसन्न होते थे। इस प्रकार यह स्कूल जल्दी ही समाज में लोकप्रिय हो गया। तिलक और आगरकर भावी भारत को ध्यान में रखकर देश में एक ऐसे समाज का बीज बो रहे थे जो भविष्य में पूर्णतः आत्मनिर्भर होगा और इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर अपने देश को स्वयं संभाल सके। इसके साथ साथ ही समाज में तिलक की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। तिलक प्रगतिशील विचारों के युवक थे। अंग्रेजी और बाहरी दुनिया में उनकी गहरी रुचि थी। देश पर अंग्रेजों का शासन उन्हें एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं था। वे अंग्रेजों को भारत में देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वे इस बात से भी भली भांति परिचित थे कि भारतीय समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ और रूढ़िग्रस्त है। सदियों से गुलाम रहने और लगातार जुल्म सहते रहने के कारण वह हीन भावना से ग्रस्त हो गया है। समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के लिए तिलक ने पत्रकारिता को हथियार बनाया। उन्होंने समाचार पत्रों में ऐसे लेख लिखे जिन्हें पढ़कर जन समुदाय में देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से छुड़ाने की भावना फिर से बलवती होने लगी। उन दिनों अंग्रेज इस बात पर कड़ी नजर रखते थे कि कहीं भारतीय युवा पीढ़ी ब्रिटिश शासन की विरोधी न बन जाए। अतः वे राजनीतिक जागृति के हर प्रयास को कुचल देना चाहते थे, उसे विफल कर देना चाहते थे। तिलक अंग्रेजों की इस कूटनीति से भली भांति परिचित थे। वे स्वाधीनता आंदोलन को खुलकर मैदान में लाने से पहले उपयुक्त वातावरण पैदा कर देना अनिवार्य मानते थे। अतः वे सीधे इसी कार्य में जुट गए। तिलक कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु वे कांग्रेस की समझौतावादी नीतियों में धीरे धीरे बदलाव लाकर उसे स्वाधीनता आंदोलन का मंच बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक और वे विद्रोही युवकों को भरपूर सहयोग दे रहे थे और उन्हें संयम बरतते हुए सरकार पर लगातार प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नियमों व नीतियों में योजना अनुकूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। देश की जनता को जागृत करने और उसमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से ही तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने आरंभ किए। सन 1896 में पूरा महाराष्ट्र अकाल की चपेट में आ गया। इसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। ऐसे संकट में
प्रशासन का किसानों के साथ सहयोग तो दूर, उल्टा उनके साथ क्रूर व्यवहार होने लगा। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे और वायसराय देसी राजाओं के मेहमान बनकर तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लेने में मस्त हो गए। किसानों तथा गरीब जनता की ऐसी उपेक्षा देखकर तिलक का खून खौल उठा। उन्होंने समाचार पत्रों में लेख लिखकर सरकार की इस क्रूर राजनीति का भंडाफोड़ करना आरंभ कर दिया। उन्होंने उत्साही नवयुवकों की एक सभा आयोजित की और वहां से कुछ सहायता राशि इकट्ठी कर वहां के पीड़ित लोगों को पहुंचाना आरंभ कर दिया। भारतीय जनता को जागरूक करने में तिलक के प्रयासों से काफी फायदा हुआ। लोग वास्तविकता से तो परिचित हो ही चुके थे, अब वे अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए तैयार होने लगे। इससे सरकार चौकन्नी हो गई। उसने जनता की सहायता करने वाले और जन जागृति में जुटे युवाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तिलक के कई कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, मेरे सहयोगी जनता को सच बताने में जुटे थे, वे जनता की सहायता कर रहे थे। यदि जनता को सच बताना और उसकी सहायता करना अपराध है तो मेरे सहयोगियों को सरकार क्यों गिरफ्तार कर रही है? असली अपराधी तो मैं हूँ, सरकार मुझे गिरफ्तार करे। तिलक अब अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। सरकार नहीं चाहती थी कि तिलक आज़ाद घूमे, अतः उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने रेड नामक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या का झूठा आरोप उन पर लगा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तिलक की गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश फैल गया। बंगाल के कई प्रमुख वकील तिलक की रिहाई की पैरवी के लिए सक्रिय हो गए। तिलक के समर्थन में देश भर में सभाएं आयोजित हुई और प्रदर्शन भी किए गए। तिलक की जमानत के लिए वकील रात दिन एक कर रहे थे। पहले तो सरकारी जज ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दबाव ज्यादा बढ़ गया तो न्यायाधीश बदरुद्दीन तैयब जी ने तिलक को जमानत पर रिहा कर दिया। तिलक भारतीयता की साक्षात मूर्ति थे। भारतीय युवा पीढ़ी उनका बहुत सम्मान करती थी। ब्रिटिश सरकार उन्हें जितनी अधिक यातनाएं देती, भारतीय जनता की उनके प्रति श्रद्धा उतनी ही अधिक बढ़ती जाती थी। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तिलक ने अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हुए यह नारा दिया। वे जो भी बात करते थे उसे स्पष्ट शब्दों में कहते थे। बात को घुमा फिरा कर कहना उनके स्वभाव में था ही नहीं। 23 जुलाई 1920 को तिलक का 64वां जन्मदिन था। उससे 2 दिन पहले ही वे बुखार से पीड़ित हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका यह आखिरी समय है। अगले दिन उन्होंने अपने भतीजे को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत कठिन भूमिका में रखा है, मुझे क्षमा करना। आज़ादी की लड़ाई में लगे रहने के कारण मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सका। जीवन की अंतिम सांस तक भारत की आज़ादी के लिए लड़ता रहने वाला यह साहसी वीर सपूत 1 अगस्त 1920 को भारत माता की गोद में सदा के लिए सो गया। भारत माता के ऐसे वीर सपूत को हम शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।